नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। योगी की डिनर डिप्लोमेसी में ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश का विपक्ष फंसता हुआ दिख रहा है। फंसता हुआ इसलिए कि उसमें कई ऐसे नेता आए जिससे उम्मीद कम से कम अखिलेश यादव नहीं कर सकते थे कि डिनर डिप्लोमेसी में वो भी शिरकत करेंगे, चाहे वो शिवपाल यादव की बात हो या ओपी राजभर की बात हो। वैसे ओपी राजभर कि अगर राजनीतिक उनकी बयानबाजी को देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश से बाकायदा उनका ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि एसी से बाहर निकलकर काम करना होगा तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सब अपने अपने तरीके से काम करें, मुझे किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं है। क्या मानकर चला जाए कि बीजेपी एक अलग तरह की रणनीति के साथ विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी करने के लिए एक चक्रव्यूह बना चुकी है। खास तौर पर अगर योगी के इस डिनर डिप्लोमेसी की बात करें, भले ही राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी चेहरे को उतारकर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए उन्होंने डिनर रखा था, लेकिन इसका मकसद कुछ और था। मकसद था कि विपक्ष के कौन कौन नेता आते हैं और जो आ रहे हैं, मतलब साफ है कि विपक्ष में किसी न किसी तरह का जो दरार चल रहा है वो पूरी तरह से सतह पर दिखेगा। ऐसा ही हुआ। जिस तरह से शिवपाल यादव आए, ओम प्रकाश राजभर आए, साथ ही साथ मायावती की तरफ से समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया, तो सवाल उठता है कि क्या 2024 से पहले तक अखिलेश यादव बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे? क्या गठबंधन की जो जड़ें थी, मजबूत जड़ों की जो बात कही जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से, क्या डिनर डिप्लोमेसी की वजह से वो गठबंधन की जड़ें पूरी तरह से हिल गई हैं? ये ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे और कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जानने समझने की कोशिश होगी कि क्या बीजेपी ने जिस चेहरे को राष्ट्रपति पद के लिए उतारा है, उस चेहरे का इस्तेमाल बीजेपी 2024 के चुनाव में करेगी? क्या जिस चेहरे को उतार करके राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को सामने लाकर खड़ा बीजेपी की तरफ से किया गया है, क्या विपक्ष इस चेहरे पर आकर पूरी तरह से रुक गया है? विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल करें तो क्या करें? तो विपक्ष क्या बीजेपी की रणनीति में पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है? पहले ये बातें वैसे ही की जाती थी, लेकिन जब सीएम योगी की तरफ से डिनर आमंत्रित किया गया, उसके बाद साफ तौर पर समझ में आ गया कि विपक्ष की एकता को पूरी तरह से खंडित करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर ली है। अपनी रणनीति बिल्कुल उसकी धारदार रणनीति पूरी तरह से बन चुकी है। सबसे बड़ी बात कि इस डिनर डिप्लोमेसी के बाद विपक्ष के अंदर एक अलग तरह की खलबली भी यहां पर मचती हुई दिख रही है। जैसे अगर शिवपाल यादव की बात करें या फिर ओपी राजभर की बात करें, अगर इनके गठबंधन में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें अगर हिस्सेदारी की बात करें तो अखिलेश को ऐसा लगता था कि इनकी हिस्सेदारी से, इनके प्रभाव से विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर हो सकता है। कुछ बेहतर हुआ भी, लेकिन फिर लोकसभा के 2 उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर, वहां पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं चला। इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर इतना लंबा शुरू हुआ। साफ तौर पर अब सामान्य लोगों को भी समझ में आने लगा है कि सपा का गठबंधन अब बिखरने वाला है। अगर बिखरता है तो 2024 से पहले अखिलेश का स्टेटस क्या रह जाएगा? क्या एक पॉलिटिकल स्टेटस उनके लिए बचेगा? चलिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अब मुझे बताएं सर, ये जानबूझ करके डिनर डिप्लोमेसी लाया गया है ना उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की तरफ से? क्या एक लिटमस टेस्ट हो रहा था विपक्ष की एकता का, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से सफल रही और बीजेपी को अब समझ में आ गया कि कितनी एकता है इन लोगों के अंदर? कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक लाभ परिस्थितियों के हिसाब से उठाने का काम करती है, कोई भी राजनीतिक दल हो। और यदि अपने घर ही सही से नहीं कर पा रहा है तो हम दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कई बार इशारों में नहीं कहा, शिवपाल यादव जी ने कई बार इशारों में नहीं कहा, मीडिया से बात करते समय कहा। और जब विधायक दल की मीटिंग समाजवादी पार्टी की होती है तो आपने देखा होगा शिवपाल यादव जी को उसने नहीं बुलाया। शुरुआत वहां से होती है। एक राजनीतिक दल छोड़ते चला गया इनके गठबंधन को लेकर के।
एक राजनीतिक दल, कल जो इन्होंने अखिलेश यादव जी ने जो मीटिंग बुलाई थी राष्ट्रपति प्रत्याशी के यहाँ, उसमें भी एक राजनीतिक दल नहीं गया। और कल आपने देखा होगा तो बीजेपी की जो डिनर डिप्लोमेसी थी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो सफल हुई है। तो ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव जी की जो अहम भूमिका होनी चाहिए थी राजनीति के हिसाब से, राजनीतिक अनुभव के हिसाब से और पॉलिटिकल स्टेटस जो उनका है उसके हिसाब से, मुझे लगता है अखिलेश यादव ने उनका सम्मान कर पा रहे हैं और न अखिलेश यादव जी जो वो चाहते हैं वो दे पा रहे हैं। किसी बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे छोटे कोई भी संगठन हो, किसी तरीके से उनकी क्या नाराजगी है इन मुद्दों पर है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जब लोकसभा का उपचुनाव होता है, उपचुनाव में जब प्रत्याशी घोषित होते हैं, तो अब उन्होंने अपने गठबंधन की मीटिंग नहीं बनाई, तय नहीं किया कौन प्रत्याशी होगा। उस गठबंधन को उन उपचुनाव में नहीं लगाया गया, स्वयं तो गए ही गए नहीं थे, लेकिन कोई ऐसी मीटिंग अखिलेश यादव जी की तरफ से नहीं हुई जिसमें ऐसा लगता कि वो उपचुनाव की ढंग से लड़ पा रहे हैं। चाहते वो आपसे रैलियां करते, हार जाते कोई दिक्कत नहीं होती, चुनाव हारे जीते जाते हैं, लेकिन युद्ध की तरह वो चुनाव लड़ते तो एक मायूसी कार्यकर्ताओं में नहीं होती और उनके गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल हैं उनको भी कहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही उपचुनावों से दूरी बना करके और जो सीटें वो हारी गई, तो निश्चित तौर से जो गठबंधन का मुखिया होगा, बैठी पार्टी का जो मुखिया होगा, उस पर निश्चित तौर से नाराजगी होगी। एक छोटी सी भी हम बात करेंगे, घर में भी कुछ परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो घर का जो मुखिया होता है उसी से कहा जा सकता है। जब जीत और हार की बात होगी तो उसी मुखिया को कहा जाएगा। दूसरी बात, राजनीतिक करियर की बात रही, जब 2012 का चुनाव आदरणीय मुलायम सिंह की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद 4 चुनाव प्रदेश में हुए, चारों चुनाव अखिलेश यादव जी ने हारे हैं, तो उनकी समीक्षा कौन करे? शिवपाल यादव जैसे गद्दावर नेता, तो जर्नी से जुड़ी नेता है। क्या मुझे लगता है, जितना मैं व्यक्तिगत तौर से दोनों लोगों को जानता हूँ, अखिलेश यादव जी को भी और शिवपाल यादव जी को, तो शिवपाल यादव जी दिल में बसते हैं, वो काम अखिलेश यादव जी को करना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव जी के नक्शे कदम पर चलना है तो मुलायम सिंह यादव जी के नक्शे कदम पर चलने के लिए कुछ चीजें रखनी पड़ेगी जो आप दिल में उतर पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव जी की कोई भी ऐसी खूबी अखिलेश यादव में दिखती हो या वो कार्यकर्ताओं के दिलों में जगह बनाने वाली कोई बात होती है, मुझे महसूस नहीं होती। लेकिन एक बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कैसे साफ रखा जाए, किस तरीके से परिस्थितियों के हिसाब से लड़ा जाए। 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 तो बहुत दूर था, 2024 से पहले जो था, क्या 100 दिन पूरे नहीं हुए विधानसभा के चुनाव। लेकिन क्या लगता है क्या डॉक्टर सुनील, लगता है आपको कि जो स्थितियां, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में ये पूरा विपक्षी एकता फंसता हुआ दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि लालच इनकी एकता से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, स्वार्थ इनकी एकता से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि एक डिनर आमंत्रित किया गया और बिना सोचे समझे शिवपाल यादव तो नहीं आ सकते हैं, ओपी राजभर तो बिना सोचे समझे नहीं आ सकते हैं, है ना। अगर सोच समझ करके आने की बात होती तब तो अखिलेश यादव को भी आना चाहिए था। लेकिन अगर सीधे तौर पर किसी मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत है अगर एक जैसा नहीं दिख रहा है, तब तो साफ लग रहा है ना कि जो गठबंधन बनाया गया था उस गठबंधन में अब कुछ है नहीं, खोखला हो चुका है वो। गौरी शंकर जी, जब कोई पार्टी का बड़ा नेता होता है और बड़ी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी मीटिंग अरेंज की जाती है तो जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है व्यक्तिगत तौर से किसी बड़े नेता को लगा करके सारे नेताओं से वार्ता करे। हाँ। जैसे कल आपने देखा होगा तो मुख्यमंत्री ने खुद बात की है, शिवपाल यादव जी से खुद बात की, ओम प्रकाश राजभर जी से खुद बात की और दूसरे जो जिन विधायकों से बात की गई होगी तो निश्चित तौर से उनको फोन पर कहा गया होगा, बुलाया गया होगा, कोई सूचना पहुंची होगी। यदि शिवपाल यादव ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं बुलाएगा तो मुझे लगता है उनके तक मैसेज तो पहुंचना चाहिए था, मैसेज भी नहीं पहुंचाया। और जिम्मेदारी बनती है कि व्यक्तिगत तौर से आप फोन पर वार्ता करते हैं, क्योंकि उनका कद इतना छोटा नहीं है केवल आप सूचना देकर स्त्री कर लग गया। बिल्कुल बड़े चेहरा इस प्रदेश के बड़ा राजनीतिक करियर लोगों का रहा है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत बात कर लेते तो कोई गुंजाइश ये सब करने की न बचती। चलिए मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त, और प्रसपा यानी शिवपाल यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं डीपी यादव जी इस वक्त है। डीपी यादव जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुन पा रहे हैं आप डीपी यादव जी?
जी सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं आपके पास ही आऊँगा, इसके बाद मैं मनोज पंडित जी के पास जाऊँगा, क्योंकि सवाल आपसे ज़रूरी है अभी पूछना। मुझे अभी बताएं कि शिवपाल यादव जी अब ऐसा क्यों कहने लगे कि अखिलेश यादव को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कौन ज्ञान दे रहा है ना? कुछ इस तरह की बात कर रहे थे ना। आप लोग हो किधर, थोड़ा सा बता तो दो, किधर हो अब यार? मतलब अखिलेश यादव की तरफ हो या बीजेपी की तरफ आ चुके हो, या फिर डिसाइड कर रहे हो, बीच रास्ते में हो? कुछ तो बताएंगे सर, अपना अपना आप राजनीतिक राह तो कुछ बताएंगे, बिल्कुल तभी तो आपके बताऊंगा समर्थक गौरी उस शंकर हिसाब जी। से काम करेंगे। बिल्कुल गौरी शंकर जी, देखिए इस समय देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, देश के प्रथम नागरिक का चुनाव हो रहा है। चूंकि जब 2022 का चुनाव हुआ था जी। तो हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया, बलिदान किया, उत्तर प्रदेश की जनता के मंशा के अनुरूप वो चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए। अब चूंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी घटक दल की, जो समाजवादी गठबंधन बड़ा था, तो समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि सबको साथ लेकर के चले, सबको सहेज करके चले, सबको सही एक बात। धागे में पिरो करके चले। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसमें कामयाब नहीं रही, उसमें असफल रही समाजवादी पार्टी। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बराबर चेताते रहे। उन्होंने ये कहा, चूंकि देखिए गठबंधन में हम तो गठबंधन दलों का ये धर्म बनता है कि अगर आप कहीं गलती करते हैं या आप कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसको उजागर करना, उसको बताना। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई कि उसको अहंकार हो गया कि 2022 में जनता हमको विकल्प के रूप में चुन लेगी, जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है तो और कहां जाएगी। लेकिन जनता की जो मंशा थी, जनता की जो नब्ज थी, उसको समाजवादी पार्टी के नेता समझने में नाकामयाब रहे। हमारे नेता ने कह दिया कि अगर आप हमको एक सीट भी देते हैं तो मैं समझौता कर लूंगा। चलिए ठीक है, उन्होंने हमारे दल के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता चुनाव लड़ने वाले थे, सैकड़ों लोगों ने तैयारी किया था, लेकिन सबको समझा दिया हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, और उनकी एक बात पर सब लोग मान गए, ठीक है आप गठबंधन कर लीजिए, एक सीट पर चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं, हम लोग सरकार में अगर आते हैं तो शामिल रहेंगे और आपका सम्मान रहे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट डीपी यादव जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा क्यों लगता है, बड़ा ईमानदारी से बात कीजिएगा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शिवपाल यादव कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, है ना? शिवपाल यादव की वजह से समाजवादी पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी, इस बात को हर लोग जानता है, आप बोले ना बोले सबको पता है। ठीक है, अखिलेश यादव आ गए बीच में, शिवपाल यादव के साथ बहुत ज्यादती करने की जो है ना, जो भी बातें आप लोग कहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हर फ्रंट पे उनकी बेइज्जती की गई। और कोई भी इतने बड़े प्रोफाइल का नेता जब इस तरह की बेइज्जती भी सह लेता है तो ऐसा लगता है कि आप लोग राजनीति से कट गए हो और परिवार के मोह में फंसे हुए हो। क्या अभी भी शिवपाल यादव को लगता है कि हम पारिवारिक मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए हर बेइज्जती को सह रहे हैं? क्योंकि अभी भी मुझे लगता है जो डिनर में आप लोगों को आमंत्रित किया गया होगा, शिवपाल यादव वहां पर आए तो बड़ा दिल पर पत्थर रखकर हो सकता है आए होंगे, पता नहीं अखिलेश यादव नाराज हो जाए, मुलायम सिंह यादव नाराज हो जाए। इससे आगे निकल गए हैं शिवपाल यादव परिवार के मोह से, कि अभी भी फंसे हुए हैं वहीं पर वो? देखिए गौरी शंकर जी, बात परिवार की नहीं है, बात मैंने आपको फिर वही दोहरा रहा हूं जो मैंने कहा था कि बात उत्तर प्रदेश के जनता के मंशा की थी, उत्तर प्रदेश के जनता की इच्छा की थी, जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी। जब हम लोग 2021 में अक्टूबर महीने में रथ यात्रा लेकर के निकले थे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जब गए, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक, बनारस से लेकर के कहीं ना कहीं आप इटावा, मैनपुरी, सारे जिलों में बस एक ही बात सामने आती थी, ठीक है आप अपना चुनाव प्रचार प्रसार करिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन जब आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर देंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से समाजवादी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो हमारे नेता चूंकि 4 दशकों का राजनीतिक अनुभव है, वो जनता के नब्ज को जानते हैं, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति की पूरी तरह से वाकिफ है, जनता क्या चाहती है वो ये समझते हैं। तो जनता की मंशा के अनुरूप उन्होंने गठबंधन किया था। उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहती थी उसी को उन्होंने धरातल पर उतारने की कोशिश की। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अहंकार में थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं को घमंड था। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं, वो जनता के नब्ज को समझ नहीं पाए। जो
सीनियर लीडर, समाजवादी विचारधारा के बड़े नेता हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के अलावा उनके भी अनुभवों का लाभ नहीं ले पाई और समाजवादी पार्टी को ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या हमारे नेता तो क्या सोच रहे हैं आप लोग डीपी यादव जी? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी नाराजगी बढ़ गई है। अब सोच क्या रहे हैं फिर? अब देखिए, हमारी पार्टी है, सोचना क्या है, हमारी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हम लोगों ने फ्रंटल संगठनों का सब गठन कर दिया है और उसके बाद से हमारे तो संगठन भी थे, लेकिन तो मतलब समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं ना भाई साहब आप लोग का? नहीं, देखिए बिल्कुल हमारी पार्टी है, हम उसको आगे लेकर के जाएंगे। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं। नहीं, आप अपनी पार्टी को लेके जाइए। यही सलाह तो अखिलेश यादव भी दे ही रहे हैं आप लोग को कि ज्ञान मत दीजिए, जिसको जो करना है कीजिए। तो अखिलेश यादव के हिसाब से नहीं चलना ना, आप लोग अपना काम करेंगे ना? बिल्कुल, हम लोग अपना काम करेंगे। 2022 में ही नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, सारे चुनाव को हम लोग लड़ेंगे। नहीं ठीक है, वो बहुत लंबा, 2027 बड़ा लंबा कह दिया आप। मुझे बस इतना बता दो कि 2024 में आप लोग का गठबंधन समाजवादी पार्टी से टिका रहेगा या फिर अभी आप लोगों ने हाथ झाड़ लिया कि नहीं रहना मेरे को समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी डिसाइड करेंगे। वो बताएंगे कि किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है डीपी यादव जी। अब वो कहें ना कहें, अब शिवपाल यादव जी कहे ना कहें, लेकिन देखिए हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में तो अब आ गया है कि अब ये गठबंधन में शिवपाल यादव नहीं रहेंगे, क्योंकि बात भी सही है कि कब तक कोई बेइज्जती सहेगा, है ना। राजनीतिक तौर पर अगर घर परिवार की बात होती है तो 2, 4, 5, 10 बार बेइज्जती सह लेते हैं लोग, लेकिन अगर राजनीति में अगर अलग फ्रंट बना लिए, अलग पार्टी बना लिए, तो फिर बेइज्जती सहने का क्या मतलब बनता है? कोई नहीं मतलब बनता है। मुझे लगता है कि ये सब ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे मुझे लगता है कि डिनर में उनको आमंत्रित किया गया और वो आ भी गए। एक बड़ा संदेश है कि आई एम अवेलेबल। अब किसके लिए हैं, स्वतंत्र तरीके से हैं या बीजेपी के लिए हैं, तो सोचना पड़ेगा। अतीक खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक खान जी सुभाषपा के प्रवक्ता। अतीक खान जी स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं अतीक खान जी? जी अतीक जी सुन रहे हैं, ठीक है। मुझे अतीक जी एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर आपके नेता हैं और बहुत सही बात करते हैं। मैं उनकी बातों को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही रियलिटी के साथ बात करते हैं, ज़मीनी लेवल पर खड़ा होकर बात करते हैं और उनकी बातों में दम भी होता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उनकी बातों से अखिलेश यादव इतने इरिटेट क्यों हो रहे हैं और तब भी आप लोग उनको सलाह क्यों देते हैं? अगर कोई इंसान किसी से इरिटेट होने लगे तो सलाह बंद कर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल एक सलाह ना जाए मेरी तरफ से। तब भी आप लोग सलाह पर सलाह। क्या चल रहा है दिमाग में? रहना है समाजवादी पार्टी के साथ या निकल जाना है? आप लोग डिनर में भी आ गए, अब नमक खा लिए आप लोग, तो कुछ तो कर्ज उतारना पड़ेगा ना। तो कर्ज कहाँ उतारेंगे अब आप लोग, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 27 अक्टूबर को हमने इनके साथ ऐसी उम्मीद से गठबंधन किया था कि हमारा इनका गठबंधन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। और कहीं ना कहीं देश हित में हम लोग मिलकर के एक अच्छा कदम उठाएंगे, जो देश की जनता के हित में होगा, अपने लोगों के हित में होगा। एक बड़ा कदम उठाना है देश हित में। लेकिन कहीं ना कहीं 2027 में हम लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा और आपने देखा होगा कि ठीक ठाक पूर्वांचल में जितनी सीटों पे हमारी अपनी ही पकड़ थी, जैसे आजमगढ़ हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, ये सब, जौनपुर हो गया, इन सब चीजों, कहीं ना कहीं इन सब सीटों पे माननीय राजभर जी की पकड़ अच्छी थी। और आपने देखा इन सब सीटों पे लगभग जिलों में हमने क्लीन स्वीप किया और कहीं ना कहीं 45 सीट 46 सीट वाली सपा को हमने 125 सीट तक पहुंचाया। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जमीनी लेवल पे संघर्ष करेगा, जनता के बीच में जाकर के, सुख दुख में जाकर के संघर्ष कर रहा है, और ओम प्रकाश जी कोई नए नेता तो है नहीं, 90 के दशक से ये संघर्ष कर रहे हैं। 2002 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो जाहिर सी बात है, एक नेता अगर जमीनी लेवल पे मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं अनुभव में आपसे ज्यादा है। तो नहीं, तो अनुभव में ज्यादा है, तब भी अतीक जी अनुभव में ज्यादा है, लेकिन अखिलेश यादव उनको अब मतलब अपने पास लाना नहीं चाहते, उनसे कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहते। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि अपना ज्ञान अपने पास रखिए, है ना, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। तब भी आप लोग को एक तरह से इशारे मिल रहा है ना समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, कि भाई अब गठबंधन में रहने की जरूरत है, निकल लीजिए। कुछ फैसला लिया आपके नेताजी ने कि क्या क्या करना है?
बिल्कुल, देखिए हमारे नेताजी ने फैसला अभी नहीं लिया है। 12 तारीख को हमारे विधायकों की बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अभी देख रहे हैं सारी गेंद माननीय अखिलेश यादव जी के पाले में छोड़ दी है। अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। हमारी तरफ से गठबंधन है और रहेगा। 2024 और 27 का चुनाव हमने साथ ही में लड़ने के लिए पहले भी कहा था, अब भी हम अपने वादे पे बरकरार हैं और गठबंधन धर्म कहीं ना कहीं हम निभाएंगे। हमारी तरफ से पूरे तरीके से हमारी पार्टी तैयार है गठबंधन धर्म निभाने के लिए। अब ये समाजवादी पार्टी पे तो डिपेंड करता है गठबंधन धर्म कि कहाँ हमें निभा रहे हैं साथ में भाई रखना साहब? आप चाहती है या इतना, नहीं। अतीक अहमद जी, आप तो खड़े खड़े झूठ बोल रहे हो, है ना? वो भी टेलीविजन डिबेट में आप झूठ बोल रहे हो कि गठबंधन धर्म हम लोग निभा रहे हैं। और पिक्चर देख रहे हैं जो हम लोग चला रहे हैं, उसमें देखिए जो डिनर जो रखा गया था उसमें आपके नेता भी दिख रहे हैं। देखिए औपचारिक मुलाकात तो सबसे होती है। गठबंधन तो अगर औपचारिक है तो अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए था ना। देखिए आदरणीय वही तो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर औपचारिकता ही निभानी थी तो भी आ सकते थे। समर्थन देना नहीं देना अलग बात है। वो उनका अपना मसला है, वो क्यों नहीं गए या क्या हुआ। अभी देखिए 5 तारीख को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास फोन आया कि आपको आना है मीटिंग में। उसके बाद अगले ही दिन फोन आ जाता है कि आपको मीटिंग में नहीं आना, मीटिंग स्थगित हो गई है। तो मीटिंग स्थगित अगर आपने कर दिया था तो फिर अगले दिन आपने मीटिंग रख लिया, माननीय जय। तब भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है अतीक जी। देखिए हम गठबंधन धर्म निभाने के लिए आप आपके जो नेता है ओम प्रकाश राजभर जी एक तरफा मोहब्बत में क्यों पड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के? देखिए हम जनता के हित पे काम करने वाले लोग हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि हमें जनता का हित चाहिए। जिस पार्टी के साथ भी हम जाते हैं, जिस पार्टी के साथ रहेंगे, तो हमारे कुछ मुद्दे हैं। जातिवाद जनगणना है, सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट लागू करवानी है, शिक्षा फ्री चलिए, ये सब ठीक है। ये सब डिस्कशन नहीं करूंगा अभी आपसे, क्योंकि मुझे इस सब में जानकारी आपसे नहीं लेनी अभी। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर सुनील कौशिक के पास एक बार फिर से। कौशिक जी एक बात बताएं, ये जो कह रहे हैं ये सुभाषपा के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बाकायदा हमने आज प्रसपा के भी प्रवक्ता को बुलाया था। ये दोनों जो कह रहे हैं, इनकी बातों से आपको नहीं लग रहा है कि मामला बहुत ही गड़बड़ हो चुका है समाजवादी पार्टी गठबंधन का? क्या सर? बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने इशारा न किया हो, अखिलेश यादव जी ने इशारों में बातें न कह दी हो, शिवपाल यादव जी ने इशारों में बातें न कह दी हो। सब तो खुल के है और राजनीति में इशारे ही काफी होते हैं। ऐसा नहीं सामने आमने खड़े होकर के कोई युद्ध लड़ा जाए। जब सामने बड़े नेता इशारों में सारी बातें कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब गठबंधन में कोई गुंजाइश बची है, क्योंकि यह तो गठबंधन धर्म निभाती, चाहे प्रसपा निभाती या ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी निभाती, तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री द्वारा बुलाए गए पार्टी में ये लोग नहीं जाते। नाराजगी होना में एक अलग बात है, या तो उसके बावजूद अब पार्टी में। चलिए अच्छा सर, मैं थोड़ा रुकना चाह रहा हूँ। मैं मनोज पंडित जी के पास थोड़ा बात हो, नहीं तो ब्रेक के बाद फिर सवाल लेना पड़ेगा। मैं एक सवाल उनसे चाह रहा हूँ लेना। मनोज पंडित जी एक बात बताएं, डिनर डिप्लोमेसी की जरूरत थी क्या? जरूरत थी या फिर आप लोगों ने एक लिटमस टेस्ट किया, देखते हैं कि कितना जाना था? बताइए। तो संदेश कैसे जाएगा आप ये बताइए ना। हमें अपना राष्ट्रपति जिताना है चुनाव में, हाँ। तो हमें तो सबका समर्थन चाहिए, हम तो सबको बुलाएंगे। अब जैसे मेरे मित्र ने कहा कि हमें फोन आया और हम चले गए, अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपका फोन, आप किस गठबंधन से आपने चुनाव लड़ा, क्या किया, उस बात को छोड़ दीजिए। हमें तो अपना राष्ट्रपति चुनाव जीतना है और जिताना है, तो हमें तो जो आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। और बिल्कुल हाँ, पंडित जी गालियां बोल के चुनाव से पहले की भाजपा को जितनी गालियां ओम प्रकाश राजभर जी ने दी, तमाम वीडियो बाहर निकल के आए। कौशिक जी, ये गालियां देना और ये सब करना, ये सब राजनीति का हिस्सा है और चलता चलाता रहता है। कोई भी चीज स्थिर नहीं होती, समय बदलता है, चीजें बदलती है, सिद्धांत बदलते हैं और आगे काम करते हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी को नसीहत दे रहे हैं कि एसी कमरे से बाहर निकलिए, आप एसी कमरे में राजनीति नहीं होगी। नसीहत तो आपके मुख्यमंत्री को भी दी थी, जब आपके साथ थे तब। तो अब क्यों नहीं दे रहे? अब साथ क्यों खड़े, बताइए आप मुझे। नहीं, नसीहत तो आपको भी दी ना, आपसे अलग हो गए। अब अखिलेश जी को नसीहत दे दी, उनसे अलग हो जाएंगे, फिर आपको लिए लगा लेंगे और फिर आपको नसीहत देंगे तो फिर कहीं और चले जाएंगे। आप भाजपा कौन सी नसीहत से होती है और आदित्य योगीनाथ कौन सी नसीहत से बचे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी ने तो इतना कहा है कि हम लोग टीवी चैनल पर बोल भी नहीं सकते हैं। नहीं, कहना ये देखो स्थिति क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है।
यहाँ कहने में रोक नहीं लगी। आप बैठे हो, आप कुछ भी कह देंगे, कौन रोक पाएगा भाई आपको? बोलने का अधिकार अरे आजकल मुकदमे दिखाई जा रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जेल जा रहे हैं लोग। आप सुनिए मेरी बात। अब चूंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमें अपना राष्ट्रपति चुनाव जिताना है, तो उसके लिए हम सबको बुलाएंगे, आइए और बैठिए। तो फिर सबको बुलाए, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी क्यों आए और शिवपाल यादव ही क्यों आए? अखिलेश यादव को आमंत्रित नहीं किए थे क्या? नहीं, कहीं ना कहीं ये दोनों हमारी नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं। हमारी नीतियों में कहीं ना कहीं इनकी वो है, तो इसलिए आ गए। नहीं, वैसे मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मनोज पंडित जी, वैसे जरूरत तो है ही नहीं आपको। ओम प्रकाश राजभर की भी जरूरत नहीं है, शिवपाल यादव की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह का प्रदर्शन आप लोग का, चाहे 2017 की बात कर लें, 2022 की बात कर लें, 2 उपचुनाव हुआ उसकी बात कर लें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर लें, प्रदर्शन देख करके तो ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी फिलहाल भी दिख रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी ऐसे नेताओं को अपने पास बुलाने का मतलब क्या है? अखिलेश यादव को एक तरह से डाउन करने जैसा है ना, कि देखो मतलब तुम्हारी राजनीतिक हैसियत कैसी है। मुझे तो लग रहा है कि ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बीजेपी में शामिल, है ना, बीजेपी गठबंधन में शामिल करेंगे ओपी राजभर को या फिर शिवपाल यादव को। ये तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को कैसे नीचा दिखाना है। नहीं, शामिल किसी को नहीं करना है, शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ये है कि भाई ठीक है, हम जिस पार्टी पे, जिस सोच पे चलते हैं, वो सोच ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, अगर इसमें कुछ ये तो पहले भी था ना, ये तो पहले भी था, तो ओम प्रकाश राजभर भाग क्यों गए? शिवपाल यादव बड़े कंफ्यूजन में रहे, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। गौरी शंकर जी, जब विधायक शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं तो समय नहीं मिलता है, और शिवपाल यादव जी शपथ लेते हैं और समय मांगते हैं तो तुरंत मुख्यमंत्री से वार्ता हो जाती है, बैठ के घंटों वार्ता होती है। मनोज पंडित जी बोलिए। दोबारा बताएं, आवाज नहीं आई अच्छे से। कौशिक जी सवाल पूछ रहे हैं कि विधायक, अब पता नहीं अब क्या सीन है, पहले लेकिन था इस तरह की शिकायत आती थी कि विधायक समय भी मांगते थे तो योगी आदित्यनाथ समय नहीं दे पाते थे, बहुत बिजी रहते थे। अब ओम प्रकाश राजभर या शिवपाल यादव एक बार भी बोल दे तुरंत समय मिल जाता है उनको। देखो गौरी शंकर जी, स्थिति क्या है, वो शुरुआत के 5 साल थे, ठीक है, वहां पर व्यस्तताएं ज्यादा थी। अब ये दूसरा हमारा टर्नओवर है, यहाँ पे व्यवस्थाएं और चीजों को बांट दिया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास टाइम है, मिल सकते हैं और मिलते हैं लोगों से। आप देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है मनोज पंडित जी, मैं थोड़ा ब्रेक में जाऊंगा, उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। एक बात है कि डिनर डिप्लोमेसी, जो मैं नाम रखा हूं इस प्रोग्राम का, जो डिनर देने का एक जो तरीका था आप लोगों की तरफ से जो दिया गया, मुझे लगता है ऐसी चीज़ें हर लोगों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इस बात की टेस्टिंग होनी चाहिए कि हमारे जीवन में कौन लोग ऐसे हैं जो अगर मैं डिनर आमंत्रित करूं, कुछ पार्टी रखूं, तो कौन लोग आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं। हमारे अगर जो मुझे पसंद नहीं करता उसके साथ रहने वाले लोग में भी कितने लोग आते हैं, इसकी टेस्टिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है कि एक मॉडल है। इस मॉडल के तहत बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। डिनर की जो डिप्लोमेसी होती है उसमें कई सारी बातें निकल कर आती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं वो आपके अपने हैं या आपके बारे में अपना अच्छा सोचते हैं। कई लोग ये भी देखने के लिए आते हैं कि देखा जाए कि माहौल क्या है ना, डिनर या फिर पार्टी का माहौल क्या है, उस माहौल को एंजॉय करने के लिए भी आते हैं। लेकिन राजनीति में माहौल को एंजॉय करने की शायद ही अनुमति होती है। अगर आप राजनीति में हैं और इस तरह के माहौल में आ रहे हैं, मतलब साफ है कि सैद्धांतिक तौर पर भले ही साथ ना हो, लेकिन अगर मौका मिला, अगर ज़रूरत पड़ी आपको, तो मैं आपके साथ हूँ। कुछ इस तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो कुछ चल रहा है। कई मेहमान हमारे साथ इस वक्त हैं और एक बार मैं फिर से इस पूरे मसले पर जाऊँगा डॉक्टर सुनील कौशिक के पास। कौशिक जी, एक बात बताएं, जो चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा माहौल भी आंकने की कोशिश हो रही है कि देखा जाए माहौल क्या है, मतलब पार्टी में आ सकते हैं, मतलब गठबंधन में आए ना आए, या फिर इतना ही काफ़ी है आज की तारीख में कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इस पार्टी को मैं अब हाथी की तरह समझता हूँ, है ना, हाथी की तरह ये पार्टी हो चुकी है। इसकी पूंछ, मतलब इस पार्टी की पूंछ से लेकर के और इसके दांत तक, है ना,
पैर से लेकर के और हर मतलब एक एक अंग इतना महंगा हो चुका है और इतना दुरूह हो चुका है कि सामान्य आदमी भी अगर इस पर है ना सवारी करना चाहे तो आसान नहीं है। आप अगर कार्यकर्ता हैं, पता नहीं कितने साल तक कार्यकर्ता बने रहें, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी हो गई। फिर भी इस पार्टी में ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव जैसे लोग जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जगह बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे सवाल है, लेकिन इज्जत और कह सकते हैं तवज्जो तो दी जा रही है ना कौशिक जी। देखो, आपने जो कहा कि सैद्धांतिक तौर से साथ हो या ना, बिल्कुल सही बात आपने कहा बड़े लबे शब्दों में कि सैद्धांतिक तौर से साथ ना हो, पर ऐसी डिनर डिप्लोमेसी में चाह करके भी एक बड़े संदेश दिए जाते हैं। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इशारों में बहुत सारी बातें होती हैं। कहीं किसी मीटिंग में पहुंचना ही बड़े संदेश दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब शिवपाल यादव जी ने शपथ ली तो विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, संदेश का यादव शिवपाल यादव जी को विधायकों के विधायक दल की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, तो अखिलेश यादव जी की तरफ से एक साफ संदेश था कि जो अहमियत आपको मिलनी चाहिए थी वो अहमियत आपको समाजवादी पार्टी में नहीं दी जाएगी, मतलब पुनर्जीवित आपको नहीं किया जाए। तो ये थोड़े थोड़े संदेश हैं जिसको राजनीतिक तौर से समझा जा सकता है। दूसरी बात, चाहे शिवपाल यादव जी की बात की जाए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की बात की जाए, दोनों नेता ओबीसी वर्ग के लिए राजनीति करते हैं, ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। अखिलेश यादव जी भी ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव प्रदेश के सबसे बड़े ओबीसी नेता थे और उन्हीं के आगे उन्हीं के राजनीतिक शासक के रूप में अखिलेश यादव अपने आप को पाते हैं, रखते हैं। तो मुझे जहां तक मैं अपनी समीक्षा कर पा रहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी इनको अपने साथ लेती है तो इतना फायदा नहीं होगा। अलग से जैसे प्रसपा है, प्रसपा को भाजपा पीछे के पर्दे से मजबूत करे, संगठनात्मक तौर से मजबूत करे, पीछे से चाहे फाइनेंशियल सहयोग दिया जाए, चाहे वैचारिक लड़ाइयों के लिए जो चीजें दी जा सकती हैं वो दी जाए, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। लेकिन अगर शिवपाल यादव जी बीजेपी में आते हैं तो मुझे लगता है कि इससे डैमेज नहीं होगी। तो सहानुभूति अभी शिवपाल यादव जी के साथ ओबीसी वर्ग की है, वो बीजेपी के जाने के बाद खत्म हो जाएगी। लोगों को लगता है कि नहीं, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने उनके साथ अत्याचार किया है, क्योंकि जितना जमीनी तौर से कार्यकर्ताओं की सुनने वाले, कार्यकर्ताओं को समझने वाले और कार्यकर्ताओं का सहयोग करने वाले का यह नाम समाजवादी पार्टी में आता है तो सर्वोपरि पर शिवपाल यादव। बिल्कुल हाँ, सही बात। मैं आता हूँ सर। हाँ, पूरी बात सर अगर नहीं हुई हो तो 10 सेकंड में पूरी कर लीजिए सर। मैं वही कहना चाह रहा था कि ये सारे जो लोग हैं जिनको डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं, सब ओबीसी की राजनीति करते हैं, और जो जहाँ सामाजिक न्याय समिति की जो बात हुई थी, जहाँ ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, आरोप लगा करके एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की है, क्या भाजपा की तरफ आकर के क्या वो सामाजिक न्याय समिति की बात करेंगे? क्योंकि वही ओम प्रकाश राजभर जी थे चुनाव से पहले जब भाजपा के साथ थे तो उन्होंने पोस्ट सोच के कहा था कि ओबीसी वर्ग का सारा आरक्षण का वर्ग यादव समुदाय ले गया, यादव जाति के लोगों को लेकर के चला गया। यदि ओबीसी 3 भागों में बांटा जाए तो जरूरी तौर से जो सामाजिक न्याय समिति बनी थी और उसकी जो रिपोर्ट मानी जाए वो 3 भागों में बटी है। तो क्या अखिलेश यादव या यादव समुदाय को जो चीजें उन्होंने उस समय कही थी, क्या दोबारा आने के बाद ऐसा लगेगा क्या कि फिर वो वही पर वापस आ रहे हैं? बिल्कुल सही। चुनाव से पहले जो भाजपा को जितनी गालियां दी जा सकती है राजनीतिक तौर से, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते चैनल पे। मैं तो बोलूंगा ही नहीं, इसीलिए तो मनोज पंडित जी कह रहे हैं ना आज की तारीख में कि परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, सिद्धांत बदलते हैं, विचार बदलते हैं और फिर वो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं जो पहले दूर दूर हुआ करते थे। मनोज पंडित जी के पास में आ रहा हूँ। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने बारे में बोलूँ कि मैं गौरीशंकर जो बचपन में था और 30 साल में कुछ और हो गया, 35 साल में कुछ और हो गया, है ना, 50 साल तो खैर हुआ नहीं अभी है, तो ये ठीक है, मेरे विचार बदल सकते हैं, सोच मेरी बदल सकती है, लेकिन जो ढांचा है, शरीर का जो ढांचा है, जो दिमाग का ढांचा है, वो तो वही रहेगा। क्या बीजेपी अपनी सोच बदल रही है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ओम प्रकाश राजभर पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ये सब छोटे दल के नेता हैं, इनको ज़रूरत है आप लोगों की, या फिर समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है, लेकिन आप सोच बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है ना कि मुझे दरअसल जो पहले सोच थी आपकी, जो सिद्धांत था, उसको आप चेंज कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है। आप अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं ना भाई साहब। बोला ये प्राकृतिक
जो नियम है वो है बदलाव। हर चीज बदलती है समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सिस्टम बदल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, कुछ लगा है, तो ठीक है, आइए, हमारे घर में सबका स्वागत है, जो आना चाहे आए। हम क्यों किसी को, देखो घर आए मेहमान को कोई वो तो कर नहीं सकता ना। अगर उनको कहीं लगा कि हम लोग हमारा सही प्लेटफॉर्म है, सही चीज है, तो हम तो स्वागत करेंगे ही ना उसमें। नहीं नहीं स्वागत करें भाई साहब। देख सुनिए, मेहमान भी दो कैटेगरी को होते हैं। एक मेहमान वो होते हैं जो आते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, आप भी बहुत अच्छे से उनकी सेवा करते हैं, खाना वाना अच्छे से खिलाते हैं। रात में अगर खर्राटे भी उन्होंने ले लिया तभी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, चलो 1-2 दिन की बात है, चले जाएंगे। एक मेहमान ऐसे होते हैं जो आते भी हैं, खाते भी हैं, आपको गाली भी देते हैं, और ज़रूरत पड़ा तो है ना कुछ महंगा सामान वामान भी अपने साथ बांध के निकल लिए, है ना, पूरा नुकसान दे के निकलते हैं। ऐसे मेहमान को दोबारा बुलाना चाहोगे क्या आप लोग? कोई भी चाहेगा? मैं भी नहीं चाहूंगा ऐसा मेहमान मेरे घर पर आए। स्थिति क्या है, हम छोटे छोटे थे तो हमने कहानी सुनी थी, एक साधु संत जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे और वहां पे एक बिच्छू जो है डूब रहा था। तो साधु संत ने क्या किया, उनको हाथ में करके बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने सोचा बिच्छू की जान हमने बचा ली, पर लेकिन वो डंक मारने का काम कर ही रहा था। गौरी शंकर जी, ये मनोज पंडित जी को पूछिए, प्रवीण तोगड़िया, संजय जी, विनय कटियार, उमा भारती, इन लोगों के लिए भी हृदय परिवर्तन होगा क्या बीजेपी का कि नहीं होगा? नहीं, परिवर्तन तो कौशिक की स्थिति ये है कि समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। तो हमारा जो कर्तव्य है, साधु ने अपना कर्म नहीं छोड़ा ना, चाहे वो कितना भी डंक मारा बिच्छू ने, साधु ने कहा ये इसका कर्म है, ये मेरा कर्म। नहीं सर, यहाँ डंक, मैं सुनिए बता रहे हैं, यहाँ बिच्छू का डंक मुझे ऐसा लगता है कि अब उस तरह के साधु ने बार बार डंक है ना लगवाएंगे। अब डंक ही काट दिया जाता है कि चलो एक बार डंक मारा, डंक ही काट दो इसका। अगर मुझे लग रहा है अतीक खान जी हो सकता है बुरा ना मान जाए। अतीक खान जी जानते हैं कि किसका डंक है और किसका खत्म। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। अतीक खान जी सुन पा रहे हैं आप? अतीक खान जी मुझे, अतीक खान जी सुभाषपा के प्रवक्ता अतीक खान जी, चलिए मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद आऊंगा, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। हेलो, अतीक खान जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बताएं सर। हाँ अतीक खान जी, मुझे बताइए, आप लोग को डर नहीं लगता है क्या? डरते होंगे ना भाई साहब, राजनीतिक तौर पे डर भी एक बड़ा चीज है ना, कि कभी भाजपा में रहते हो, कभी समाजवादी पार्टी में चले जाते हो। मतलब क्या है कुछ, मतलब कुछ अलग से कुछ आप लोगों ने पोटली में बांध रखा है क्या, कि कहीं भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मेरी मान मर्यादा कर देंगे? मतलब जग हंसाई बीजेपी में भी हो गई, जग हंसाई समाजवादी पार्टी में भी हो गई, अब क्या चाहते हैं आप लोग? फिर से बीजेपी? देखिए गौरी शंकर जी, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। अभी आपने कटाक्ष किया कि घर मेहमान आए और झोला उठा के चला जाए कीमती चीजों को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता है। हमने ऐसा कभी नहीं किया। देखिए हमारे, मैं आपके ऊपर थोड़ी बोल रहा हूँ भाई साहब, बुरा मान गया। देखिए मैंने पकड़ लिया, आपने कहीं ना कहीं तो इशारा तो किया ही है। अरे ये तो कहावत बताई गई ना, कहावत बताई गई। नहीं देखिए, आपके ऊपर नहीं है, आप कहाँ इसको ऊपर ले क्या गलत सोच लिए डीपी खान जी आप? क्या गलत सोच चीजें बताता हूँ, हम इनके साथ गए थे। अच्छा चलिए, एक कहावत और कही गई थी वो साधु वाला की, है ना, बिच्छू को बार बार डंक कटवाने के बाद भी बचा रहा था साधु, वो उसी तरह का बिच्छू तो नहीं है आप लोग? मैं सिलसिलेवार से तो अब साधु ही बदल गए हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ। एक बार कटवा लेंगे, दूसरी बार तो आपका डंक ही काट देंगे वो। देखिए हमने साथ में कुछ मुद्दों के लेकर के चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं हमारे जो उनसे बातें हुई थी उस पर खरे नहीं उतरे, तो हमने अपना रास्ता बदल लिया। हमने खुद अपना रास्ता बदला। तो इसका ये मतलब नहीं कि कीमती सामान लेके चले गए या कहीं ना कहीं हमने धोखा दिया। धोखा नहीं दिया है। देखिए एक राजनीतिक पार्टी, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट नहीं सर, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, ये गलत बात है। इस तरह की चीजें दोबारा मत बोलना मेरे सामने, है ना। ये सब चीज राजनीति को इतना गंदा मत कीजिए आप लोग, है ना। राजनीति होती है, राजनीति में सिद्धांत होते हैं, मर्यादा होती है, राजनीति शुद्धता की चीज है, नैतिक चरित्रता की चीज है। उसको इस तरह से परिभाषित करना ठीक नहीं कि कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता, तो फिर क्या मतलब हुआ? ये कोई नई बात नहीं गौरी शंकर जी, नई बात, रटी रटाई बातें कोई कह दिया उसी को लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा तो फिर मैं गंदे लोगों के लिए राजनीति नहीं है। देखिए मैं सेकंड जी बोलिए, पूरी बात कीजिए। पॉइंट मेरा ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग साथ में थे, फिर
आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आए और हम लोगों ने काम भी बहुत अच्छे से किया। आपने देखा है 22 का चुनाव बहुत अच्छे से हम लोग लड़े और राजभर जी का पावर और राजभर जी का वर्चस्व पूर्वांचल में क्या है ये आप लोग पत्रकार बंधुओं से ज्यादा मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता होगा। आप लोगों ने लाइव टेलीकास्ट भी किया है, ग्राउंड लेवल आप लोग गए हैं तो आपने देखा होगा है प्रभाव है, लेकिन फायदा क्या हुआ? ये प्रभाव हम लोग चलाते तो बहुत कुछ है प्रभाव। आप तो ऐसे जलवा दिखा रहे हो जैसे पता नहीं एकदम से दरवाजा खुलेगा, ओम प्रकाश राजभर निकलेंगे और मैं सबका बाप इस तरह से। ऐसे थोड़े होता है भाई साहब, कुछ तो हुआ नहीं, हाथ में तो कुछ आया नहीं, है ना। झुंझुना लेके घूम रहे हो, कभी इस पार्टी में दिख रहे हो, कभी उस पार्टी में दिख रहे हो और दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे कितना बड़ा है ना चमत्कार कर दिया आप लोगों ने। बाबा की तरह पेश मत करो ना कि बाबा हमारे ओम प्रकाश राजभर बाबा है राजनीति का, ऐसा नहीं है ना भाई साहब। नहीं बाबा नहीं है, लाचारी है तो ठीक है, इट्स ओके। नहीं आप बताइए क्या गलत कह दिया? अगर ये कह दिया कि एसी कमरे से आपको बाहर निकलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत कह दिया, लेकिन ये भी मत कहो कि कितना प्रभाव है। आप लोग तो जानते हैं ना पश्चिमी उत्तर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुझे तो लगता है कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव रहता तो इतनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी गलतियां कर दे क्या आप लोग? आपको नहीं लगता प्रभाव है ना, लेकिन आप खुद हमारे साथ आइए पूर्वांचल में, आपको मुझे पता नहीं भाई साहब, मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं दूर से ही सब देख रहा हूँ। प्रभाव का मतलब ये होता है, देखिए राजनीति का मतलब जो आपने कहावत कही ना एक कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, मेरे हिसाब से राजनीति का मतलब सीधा होता है, सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता है राजनीति। सत्ता मतलब सत्ता अगर मिल रही है, सही तरीके से मिल रही है तो समझिए आप सही राजनीति कर रहे, नहीं मिल रही है तो फिर काहे की राजनीति, काहे आपका प्रभाव क्षेत्र, कुछ नहीं, करते रहिए जिंदगी भर, है ना। अपने जात को पकड़े रहिए, अपनी जाति से दूर, अपनी जाति से अलग हटिए ही मत। ऐसे थोड़े होता है भाई साहब। देश के अंदर ही तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि हर जाति के अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। अतीक अहमद जी आप तो ठीक है, मान लीजिए ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको दिया एक जिम्मेदारी, लेकिन है तो ये सच है ना। एक खास जाति बिरादरी के लोगों की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। देश के बारे में की राजनीति करते हैं, खास बिरादरी राजनीति नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, मैं डीपी यादव जी के पास आऊंगा। डीपी यादव जी एक बात बताइए, क्या शिवपाल यादव जी को अब लगता है ऐसा कि मुझे अब रास्ता अलग कर लेना चाहिए? मुलायम सिंह यादव भी अब ध्यान नहीं देते, है ना, वो भी बीमार रहते हैं, उनको भी लगता है कि अब तो ध्यान देंगे नहीं। भतीजा तो वैसे ही दरकिनार किए हुए है। भतीजा तो शिवपाल यादव के लिए इतना भी नहीं समझ पाए कि थोड़ी जगह दे दी जाए बस में बैठने के लिए, थोड़ा सा इज्जत मिल जाए। लाखों करोड़ों जनता शिवपाल यादव को देख रहे थे, है ना, अजीब तरह से उनका चेहरा मुंह उनका लटका हुआ था। मुझे उसी दिन लग गया था कि शिवपाल यादव अब रहेंगे नहीं। आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से हमारे नेता आदरणीय शिवपाल डीपी यादव जी बोलिए। पार्टी बनाई वो, हाँ मैं बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ गौरी शंकर जी। मैं बता रहा हूँ कि आदरणीय, एक मिनट साहब बोलने दीजिए, एक करके बोलिए, ऐसे पता नहीं चला। चाचा का किया है, शायद ही किसी ने किया हो। जो समाजवादी पार्टी खड़ी करने में जो योगदान शिवपाल यादव का, आप क्यों कह रहे हैं सर इसको? इस बात को मनोज पंडित जी, आपको मतलब किताब लिखने की जरूरत है क्या शिवपाल यादव के ऊपर? मैं जवाब दे रहा हूँ पंडित जी। अरे बोलने दीजिए, डीपी यादव जी है ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझसे पूछा। आप मतलब बीजेपी का नेता आप शिवपाल यादव पर किताब लिखने लगे, तारीफ का फूल बांधने लगे, तो तब मुझे डाउट होने लगता है, तब मुझे बहुत भारी डाउट होता है क्या चल रहा है। डीपी यादव जी बात रखिए सर। जी मैं बता रहा हूँ जी, देखिए आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से हमारे नेता समाजवादी पार्टी का गठन किया और नेताजी भी हमारे मंच पर आए कई बार। वो जब हमारा अधिवेशन हुआ उसमें भी आए, वो हमारे पार्टी कार्यालय में भी आए। देखिए बात ये नहीं है, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने सारे घुट पी लिए अपमान के, उनसे जितना त्याग हो सकता था 2022 के चुनाव में उन्होंने त्याग कर दिया। तो अब क्या शर्ट लगातार जो अपमान, तो क्या सर अब शर्ट फड़वाने का इंतजार कर रहे हैं क्या? अभी भी आप लोग कह रहे हो कि हम लोग साथ में, हम लोग शर्ट पैंट फाड़ दिया जाए उनका, तभी अलग होंगे समाजवादी पार्टी से। देखिए लगातार अपमान का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़े। जब विधानमंडल दल की बैठक हुई उसमें भी समाजवादी पार्टी ने उनको आमंत्रित नहीं किया, बुलाया नहीं। उसके बाद भी तमाम बैठकें हुई, उसमें भी नहीं बुलाया। तो नेताजी ने, हमारे आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने सदन में कह दिया कि देखिए अगर आप हमारी बात माने होते, हमको 100 सीट भी दिए होते
तो कहीं ना कहीं आज जो विपक्ष में आप बैठे हैं, सत्ता पक्ष में बैठते और सत्ता पक्ष वाले विपक्ष में बैठे होते, आईना उन्होंने बराबर दिखाने की कोशिश किया। लेकिन जो लगातार 4 चुनाव हार चुका हो 2014 से लेकर 2022 तक, और 2022 का भी उपचुनाव जो हुआ 2 जगह आजमगढ़ और रामपुर में, अगर फिर भी आंख नहीं खुल रही है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत कठिन है और समाजवादी पार्टी को इससे बुरे भी दिन देखने पड़ेंगे। तो डीपी यादव जी एक बात बताएं, आप लोग श्राप दे ही रहे हैं, बुरे दिन देखने होंगे, तब अब तो मुझे समझ में आ गया कि अब आप लोग साथ में नहीं है समाजवादी पार्टी। अब मुझे एक चीज बताइए, बहुत ही जरूरी चीज है, एक ठप्पा लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि यादवों की पार्टी है, यादव जाति की पार्टी है, और मुसलमान भी पहले थे इनके साथ लेकिन अब अलग हो गए क्योंकि आजम खान से पंगा ले लिया अखिलेश यादव ने। आजम खान से चूंकि मुसलमान बहुत अटैच्ड हैं, फिर MIM वाले भी आ गए, इनके चक्कर में मुसलमान का वोट भी खत्म हो गया। आप लोगों की जो पार्टी है प्रसपा जो है, क्या उसमें भी यादव वाली बात रहेगी या फिर मतलब हर जाति वर्ग को पकड़ेंगे आप लोग? देखिए, समाजवादी लोग सबको साथ लेकर चलते हैं गौरी शंकर जी, और ये कौन कहाँ लेके चले समाजवादी पार्टी, कहाँ लेके चली? नेताजी के समाजवादी पार्टी के और आदरणीय शिवराज सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। उसी समाजवादी पार्टी में बेनी बाबू थे, उसी पार्टी में कपिल देव सिंह थे, उसी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी थे। क्या किसी का कद कम था? सही बात है। तो समाजवादी लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, सारे जात बिरादरी की बात करते हैं। समाजवाद कोई एक जात या धर्म में परिभाषित करने वाली चीज नहीं है। गौरी शंकर जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी छोड़ के इसका परिवारवादी पार्टी नाम रख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कौन नई बात बोल रहे हैं सर? ये तो आप लोग हमेशा से बोलते हैं, इसी पर तो चुनाव भी जीत गए आप लोग। परिवार सफाई है ना, सफाई और सब बोल बोल करके है ना, जंगल राज, ये सब यही सब बोला आप लोगों ने ना, यही सब बोल के 2017 में चुनाव जीते। ऐसा तो है नहीं कि मनोज पंडित जी कुछ नई बात कर रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में हर धर्म हर जात के लोगों के विकास के लिए आगे हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, पार्टी हमारी नहीं है, ये मैं मान सकता हूं। देखिए सर, मैं सुनिए नहीं, डीपी यादव जी आपकी बात तो वाकई बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यहाँ तक कि अतीक खान भी जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, हम अपनी पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छा स्टैंड रखा, आप भी बहुत अच्छा स्टैंड रख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आपके नेता के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके नेता वाकई बहुत ही प्रभावशाली है, इस बात को मानना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसलिए कि उन्हीं के जरिए समाजवादी पार्टी खड़ी की गई है। इस बात को अखिलेश यादव नहीं समझते, उनको डर लगता है कि पता नहीं पूरे समाजवादी पार्टी पर उनका कब्जा ना हो जाए। लेकिन शिवपाल यादव अलग पार्टी बना लिए हैं, ये बात सभी को पता चल गया है। लेकिन अलग पार्टी बनाने के बाद आप लोग भी अगर समाजवादी वाला अगर हरकत करने लगे ना, तो फिर तो प्रसपा नाम की भी कोई पार्टी थी पता ही नहीं चलेगा लोगों को, है ना। एक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को। गौरी शंकर जी, ये सबको साथ लेकर के चलने का ही नतीजा था कि 2018 में पार्टी पता नहीं आप लोग चले नहीं चले, लेकिन जब कुछ हाथ में नहीं है तो क्या चले, है ना। जब हाथ में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है ना कि 2 कदम चले और 3 कदम पीछे हो गए, यही हालत है ना आप लोगों की। मतलब 1 कदम भी आगे आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए। सुनील कौशिक से बहुत छोटा सवाल, 1 मिनट में सर आप बताइएगा, क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में गठबंधन का भविष्य वाकई में है या नहीं है? क्योंकि अभी तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, चाहे मायावती, कांग्रेस है ना, बीजेपी, सारे गठबंधन मैंने देख लिए हैं। बीजेपी का गठबंधन फिर भी ठीक है, लेकिन बीजेपी खुद ही इतनी मजबूत पार्टी है कि शायद गठबंधन की बहुत जरूरत नहीं इसको है, लेकिन फिर भी करती है वो। क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन का भविष्य अब रह गया कि नहीं रह गया? 1 मिनट में सर पूरा कर दीजिए। देखो गौरी शंकर जी, छोटे छोटे राजनीतिक दलों का वर्चस्व तो रहता ही है, और जो आपने कहा कि राजनीतिक दल अब जाति के आधार पर अपना संगठन बनाने लगे हैं, निश्चित तौर से आपने सही बातें कही। और तमाम प्रदेशों की आप समीक्षा करेंगे तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अपने क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर उन्होंने संगठन बनाए। हाँ, बहुत भर गए हैं। मतलब मुझे तो गंदा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसी पार्टियां, मेरे को पसंद ही नहीं है कि जो अपने जात पे ये पार्टी बना ले। कांग्रेस इसलिए कमजोर हो गई कि छोटे छोटे राजनीतिक दल ओवर आए और कांग्रेस से कुछ टूट कर के भी राजनीतिक दल बने, चाहे आप तृणमूल कांग्रेस की बात करो, चाहे शरद पवार की एनसीपी की बात करो, चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों की आप बात करो। तो निश्चित तौर से अब बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि यदि छोटे छोटे राजनीतिक दल उभर गए तो वो बड़ी पार्टियों को खत्म कर देते हैं। तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं बीजेपी की, राजनीतिक रणनीति भी कह सकते हैं कि छोटे राजनीतिक दलों को अपनी हैसियत के हिसाब से ही
वो ज्यादा न पनप पाए, केवल क्षेत्र से बाहर न निकल पाए। आपने देखा होगा अपना दिल का अपना गन्ना दो फाड़ हो गए, एक पैर बीजेपी ने हाथ रख दिया, दूसरे ने समाजवादी पार्टी पे हाथ रख दिया। बिल्कुल सही बात है, सही बात। ओम प्रकाश राजवती की बात भी कीजिए, 10 संगठनों की बात हो रही थी चुनाव लड़ने की, सारे लोग बिखर गए। ये बड़ी पार्टियां आप समझती है कि छोटे राजनीतिक दल उभर के मजबूत होते हैं तो निश्चित तौर से वो बड़ी पार्टियों को उसका नुकसान। चलिए सर, आप सभी यहाँ पर आए, समय खत्म हो चुका है और भी कई सवाल रह गए हमारी तरफ से। आप लोग भी कई बातें और कहना चाहते होंगे लेकिन वक्त कम ही रहता है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।